हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे एलर्जिक डिजीज के बारे में। ऐसे तो असंख्य प्रकार के एलर्जी होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की एलर्जी होता है, स्किन की एलर्जी होता है, फूड की एलर्जी होता है, कई बार मनुष्य की भी एलर्जी होता है। डोंट माइंड, दिस आर नॉर्मल फिनोमिना। तो अलग अलग एलर्जी के लिए होम्योपैथिक में बहुत डीपली रिसर्च है और डीपली उसकी ट्रीटमेंट भी है। और हमको लगता है कि सामान्य एलर्जी के लिए क्या कर सकता है एलर्जी, पर एलर्जी का प्रॉब्लम आपको बहुत हेल्थ को चैलेंजेबल कई बार बना देता है, और कई बार आपको इतनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है दर्दी को। तो कई बार दर्दी को हम फाइल देखते हैं तो 10-15 साल से वो सामान्य एलर्जिक डिजीज को फाइट करते करते उसका आधी जिंदगी निकल जाता है। तो मित्रों, आज ये एलर्जी क्या है? तो एलर्जी हमारा शरीर में एक एंटीजन है। कई बार आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर होता है और हमारा शरीर उसको डेंजर मानता है, और इससे हमारा रोग प्रतिकार उसको अवॉइड करने को बोलता है। जैसे कि आप पॉल्यूटेड हवा होती है, या हवा में डस्ट ज़्यादा होती है, धूल होती है, सेपट होती है, कई बार आबो हवा के चेंज वेदर होता है, कई बार पॉल्यूटेड हवा होती है, कई बार हम कोई न्यू पेंट हाउस में गए और एलर्जी हो जाता है। कई बार हम जो लेडीज़ होती है किचन में काम करती है और सब्जी का बनाते हैं और तो भी उसको एलर्जी हो जाते हैं। कई बार एटमॉस्फेयर चेंज होने से एलर्जी हो जाता है। तो ये जो सब्सटेंस होता है, जब हमारा शरीर को कांटेक्ट करता है या नाक थ्रू हमारा शरीर में जाता है, तो शरीर हिस्टामिनिक इफेक्ट उत्पन्न करता है, जैसे छींके आना, गले में खिसखिस हो जाना, नाक में से पानी हो जाना, ऐसे तरह ये रिएक्ट करता है। तो यही रिएक्शन को एलर्जिक बोला गया है। एलर्जिक हमारे रेस्पिरेटरी अंगों में होता है, कई बार हमारे स्किन में भी एलर्जी होता है, कई बार हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक में भी एलर्जी होता है। हम आगे वीडियो बनाएंगे इसके बारे में और आपको एजुकेट भी करेंगे। तो सामान्य सर्दी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भाई छींके आती है 1-2 दिन तो हम कुछ घर उपचार कर लेते हैं, पर हफ्ते तक नहीं मिटते हैं तो हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमको कुछ एंटीहिस्टामिनिक या कोल्ड की दवा देते हैं। तो 2-3 दिन हम कोल्ड की दवा देते हैं, अच्छा हो जाते हैं, बुखार उतर जाता है, फिर से काम करने लग जाते हैं। फिर से 2-3 दिन के बाद ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है, जैसे नाक में से पानी आना, आँख में से जलन होना, गले में खिसखिस होना, लो ग्रेड फीवर होना। ये साइकिल चलते ही रहता है, और दर्दी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना दवा लेते रहता है, पर इसमें से ये बाहर नहीं निकलता है। धीरे धीरे ये जो सिम्टम्स होता है, हमारा शरीर की इम्यूनिटी धीरे धीरे लो कर देता है, तो इससे दर्दी को और तकलीफ हो जाता है। नाक बंद हो जाना, नाक में मस्से होना, नाक में छींके लगातार रहना, गले में छींके हो जाना, लो ग्रेड फीवर हो जाना, ऐसा प्रॉब्लम रहता है। तो आधुनिक साइंस की हम दवा लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, या हम कुछ एंटीहिस्टामिनिक दवा लेते हैं, तो टेम्पररी राहत हो जाता है। परंतु ये लॉन्ग टर्म दवा लेने से हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज है ये सिकुड़ जाता है, अंदर का जो विनाश होता है, जो म्यूकस होता है, ये भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जो म्यूकस में ये जो हमारा एलर्जी के सामने फाइट करने का जो केमिकल है, धीरे धीरे सूख जाता है, और ये पॉल्यूशन, ये एलर्जी हमारे नाक में, गले में, फेफड़े में उतर के सीधा हमारे खून में पहुंच जाता है, और दर्दी को फेफड़ा भी शॉर्ट हो जाता है, प्रॉपर फूलता नहीं है,
गले में भी दर्दी को खांसी, इरिटेटिंग कफ रहता है, सांस चढ़ता है, नाक का पैसेज भी स्लो हो जाता है, स्नोरिंग भी होता है। ये लॉन्ग टर्म एलर्जी का प्रॉब्लम के कारण होता है। तो एलर्जी के लिए 2 ट्रीटमेंट होता है, एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और दूसरा है इम्यून बूस्टिंग के लिए ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक के इसके लिए इम्यूनो बूस्टिंग दवा होती है कि जो एलर्जी है, जो एलर्जी से इम्यूनिटी डाउन होता है और हिस्टामिनिक रिएक्शंस बॉडी करता है, जैसे नाक में से पानी आना, छींके आना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये लोग एंटी हिस्टामिनिक दवा देते हैं। एंटी हिस्टामिनिक के लिए जो सिम्टम उत्पन्न किया है इसको दबाने के लिए एंटी हिस्टामिनिक दवा देते हैं। ये टेम्पररी तो राहत हो जाता है, पर दर्दी फिर से करके एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा एंड अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अभी तो छोटे छोटे बच्चों को भी पंप लेना पड़ता है। तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा होम्योपैथी की इम्यूनिटी बूस्टिंग की दवा लेते हैं तो ऐसे रोग जड़-मूल से मिट जाता है। तो आप जब भी होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो कोई डॉक्टर के पास जाके उनको जो पूछे उसका जवाब दीजिए, साथ में ट्रीटमेंट लीजिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लीजिए, फॉलो कीजिए। आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाता है। आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा जैसा जो भयंकर डिजीज होते हैं, जो आप लाइफ को स्टक कर देते हैं, जैसे बच्चों को पंप लेना पड़ता है, इससे आप सांगोपांग बाहर निकल जाते हैं। और थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। और होम्योपैथिक दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। जैसे आप कोई बार एंटी हिस्टामिन लेते हैं तो आपको नींद आती है, गला सूख जाता है, गला बैठ जाता है, भूख नहीं लगती है, ऐसे जो विड्रॉन सिम्टम आते हैं होम्योपैथिक में नहीं आते। तो आपको इम्यून बूस्टिंग की दवा लेना पड़ेगा। तो ये अलग अलग होता है, जैसे पॉल्यूशन से हवा खराब होती है, ऐसे डस्ट माइट की भी एलर्जी होता है। कई बार हम सो जाते हैं तो हमारा जो मैट्रेस होता है या तकिया होता है या बेड शीट होता है, इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जंतु होते हैं, हम कहीं आँख से नहीं देख सकते। तो ये डस्ट और पानी, हमारा स्वेटिंग, सब कुछ अंदर होता है। तो ये धीरे धीरे ये माइट की जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ फास्ट होता है, हम देख नहीं पाते हैं। और अभी नया संशोधन भी ऐसा होगा कि आपकी जो तकिया है इसमें बोला जाता है कि जो डस्ट माइट माइक्रोबाइट से ये मिलियंस ऑफ माइक्रोबाइट है। तो आपको ये जो आपका जो तकिए का कवर है, बेड सीट है, हर 3 दिन में आपको चेंज करना पड़ेगा। हर रोज़ करो तो बेटर है, जिन लोगों को एलर्जी हर रोज़ करना चाहिए। पर आप जो चादर भी धोते हैं तो ये हम केमिकल से धोते हैं, प्रॉपरली वॉश नहीं होता, तो इसकी भी एलर्जी हो जाती है। और अभी 10 लोगों में से 5 लोगों को यही प्रॉब्लम तो होता ही है। तो ये जो डस्ट माइट होता है वो उसका स्टूल होता है, ये हमारा स्किन पर लग जाता है, धीरे धीरे नाक में चले जाते हैं। तो जैसे हम उठते हैं और तुरंत छींके स्टार्ट हो जाती है, नाक में से पानी आना, गले में खिसखिस होना, और छींके भी 10-15 आ जाती है। ये डस्ट माइट का पॉल्यूशंस का वजह से हो सकता है। तो इसमें भी आप होम्योपैथी की बहुत अद्भुत दवा है। एक तो डस्ट माइट क्लियर कीजिए, धूप में आपके जो बेड शीट है या आपको जो तकिया है उसको रखना चाहिए, क्लीन एटमॉस्फेयर रखना चाहिए। आपकी फ्लोर की मैट को भी प्रॉपर वैक्यूम करना चाहिए। तो ये डस्ट माइट ठीक हो सकता है। आपका जो एसी चलता है उसको भी अच्छी तरह फिल्टर करना चाहिए, तो बाहर की कोई डस्ट अंदर नहीं आए। और हमारा हाइजीन जितना करोगे इतना आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक भी अच्छा हो जाएगा और आपको कोई एलर्जी का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। मित्रों, कई बार हम ठंडी चीज खा लेते हैं या ठंडा एटमॉस्फेयर चेंज ऑफ वेदर से भी होता है। तभी कंडीशन में जब एलर्जी होता है तब आपको होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। इसके सामान्य लक्षण तो सबसे पहले तो नाक में से पानी आना, बार बार छींके आना, नाक बंद हो जाना। कई बार एक नाक चलता है, एक नाक बंद हो जाता है। कई बार नाक में मसे हो जाते हैं। कई बार नाक रेड होता है, बार बार बोरिंग करना पड़ता है, अंदर से थोड़ा चिकास निकलता है। कई बार ड्रॉपिंग
पानी जैसा निकलता है, कई बार कफ भी निकलता है, पका हुआ साइनस और एलर्जी राइनाइटिस जैसा। ये जो सर्दी गले में उतरता है तो गला हेवीनेस लगता है, गले में खिसखिस होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है। यही सर्दी हमारे आंखों में लगता है तो आंख लाल हो जाना, आंख में इरिटेशन होना, आंख में जलन होना। कई बार कान में भी आवाज़ बड़बड़ होता है, कान में भी शूटिंग पेन होता है, फेस रिडिश हो जाता है, कई बार साइनस में भी पेन हो जाता है, कई बार हमारा हेडेक भी हो जाता है, कई बार हमको गले में भी भींस आता है तो गला भी सूजन आता है, कई बार ड्राई कफ होने की भी संभावना रहती है। और लॉन्ग टर्म आपको एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है, सांस चढ़ता है, रात को उठना पड़ता है और बेंड फॉरवर्ड के सांस लेना पड़ता है। तो इसी तरह ये एलर्जी का ये प्रॉब्लम रहता है। तो इससे आपको क्या करने का है, तो आपको एक तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने का है। आपका जो नोज पैसेज है और आंखों है उसको गर्म पानी से वॉश कीजिए। खाने में हेल्दी खुराक खाइए, बने तो ठीक ठंडी चीज़ है, और इम्यूनिटी कम करे ऐसा फूड अवॉइड कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हल्दी वाला दूध लीजिए, और अदरक जिसको टर्मरिक और जिंजर बोलते हैं उसको उपयोग ज़्यादा कीजिए। और नाक को बार बार आप वॉश कर दीजिए। जिसको ज़्यादा एलर्जी होता है ये नशे, वाटर नशे भी कर सकते हैं, या आप सलाइन, सॉल्ट सलाइन भी नाक में डाल सकते हैं। और वेट कंट्रोल कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की मोबिलिटी बढ़ती है और आपको ये जो एलर्जन प्रकार के जो डिजीज़ है इसके सामने शरीर को तैयार करता है, फाइट करने के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और साथ में जो आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं, जैसे हिस्टामिनिक नाम की दवा है, आर्सेनिकाल दवा है, एलियम सेपा है, सबाडीला दवा है, नेट्रम म्यूर है, पल्सेटिला है, और एडवांस में तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ये अलग अलग पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, उसको देखते हैं कौन सा प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। कई बार पेशेंट अर्ली फेज में आता है तो उसको रनी नोज होता है, आँख में जलन, गले में खिसखिस होता है। कई बार बहुत सारे एंटीबायोटिक दबाने के बाद आता है दर्दी को, तो थोड़ा भी चलने के सांस फूलता है, गला में भींस आता है, कफिंग हो जाता है, चेंज ऑफ वेदर से उसको सांस की शिकायत रहती है, एंग्जाइटी रहता है, बंद कमरे में रह नहीं सकता है। एसी में शुरुआत में अच्छा लगता है, बाद में एसी की हवा उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक करता है। बंद हवा में नहीं अच्छा लगता है, उसको खुली हवा में ही अच्छा लगता है। पंखे के नीचे सो जाता है तो उसको छींके आने लगता है। तो ऐसी कंडीशन का भी अभ्यास करना पड़ता है, उसको ऐसी तरह एडवांस ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ में पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप एंग्जाइटी मत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, स्ट्रेस मत कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक रखिए, बार बार हाथ धोइए, क्योंकि हाथ हमारा कहीं भी टच होता है, डस्टिंग के साथ टच होता है, और डस्ट एवरीवेयर होता है। आप कितना भी साफ करो, आपको मिसिस को मालूम होएगा, क्या घर व्यक्ति को मालूम होगा कि कितनी बार भी कर साफ करे तो ये डस्ट आ ही जाती है। तो ये डस्ट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। ये कई बार हमको हार्ट अटैक भी ला सकता है और लंग्स फाइब्रोसिस भी हो सकता है। तो इसके लिए आप होम्योपैथिक जरूर ट्राई कीजिए। ये दवा की साइड इफ़ेक्ट नहीं है, भले थोड़ा आपको वक्त लग सकता है, 6 महीना जितना वक्त लग सकता है पुरानी से पुरानी जुकाम, सर्दी या एलर्जी का प्रॉब्लम, पर आपको जड़-बूट से मिट जाता है। आपको नहीं तो लाइफ लॉन्ग आपको एंटीहिस्टामिनिक, एंटीबायोटिक पंप लेना पड़ेगा, स्टेरॉइड पंप लेना पड़ेगा, और आपको आपकी करियर के साथ एक बाधा बन जाती है, एक चैलेंज बन जाता है। आपको लगता है कि मैं डिजीज़ में से बाहर निकलूँ तो मैं कुछ साहस कर सकता हूँ, पर आप दल फंसते जा रहे हैं इसमें से। तो आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसे चैलेंजेबल डिजीज़ में होम्योपैथिक इज़ अ मास्टर ब्लास्टर, आपको ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।